तो गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। डायलैक्ट्रिक्स पढ़ा आप लोगों ने, ठीक है। चलिए तो आज कंटिन्यू करते हैं। कल के लेक्चर में हमने डायलैक्ट्रिक का बहुत सारा पार्ट हमने देख लिया था, मतलब कि एक्चुअली डायलैक्ट्रिक लगाते क्यों हैं, उसकी वजह से क्या फ़ायदा होता है, कैपेसिटी कैसे इंक्रीज होती है वगैरह वगैरह, उसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे इंड्यूस होती है। इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड पे हमने बहुत सारी बात की थी, ठीक है। तो अब आज हम ये चर्चा करेंगे कि जो डायलैक्ट्रिक कांस्टेंट होता है के, यानी कि मैं ऐसे लिखूंगा कि डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट K इज इक्वल्स टू इंफिनिटी फॉर मेटल्स। मेटल्स के लिए इसकी वैल्यू कितनी होती है? इंफिनिटी होती है। कैसे होगी ये इंफिनिटी वैल्यू? तो समझ लो, मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि मेरे पास एक कैपेसिटर है, समझ लो ये प्लस प्लेट है उसकी, है ना, ये पॉजिटिव प्लेट हो गई है, और इधर बना देते हैं उसकी नेगेटिव प्लेट, ये हो गई उसकी नेगेटिव प्लेट। तो हमको पता है कि असल में बीच में एक हम क्या करते हैं, एक यहाँ पर एक डाइलेक्ट्रिक रखेंगे। देखो ऐसा होता है, एक डाइलेक्ट्रिक लगा दिया। अब ये जो डाइलेक्ट्रिक होगा ये एक्चुअली करेगा क्या मालूम है? यहाँ पे सारे माइनस जमा करेगा, है ना, और यहाँ प्लस जमा करेगा। वो पोलराइजेशन मैं फिर से नहीं बताऊंगा, वो पोलराइजेशन तो आपको मालूम है ना, ठीक है, ऐसे बता दूंगा। और इसके अंदर मैं बता दूंगा कि इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होती है, और हमारी जो मेन इलेक्ट्रिक फील्ड है उसकी डायरेक्शन इस तरफ होगी कुछ तो भी, ठीक है। ये है हमारी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड E0, है ना, ये वही आपको मालूम है। अच्छा, अब अगर मैं ऐसे लिखता हूँ कि इसकी चार्ज डेंसिटी क्या होगी, तो मैं इसको लिखता हूँ, इसकी चार्ज डेंसिटी आती है प्लस सिग्मा, इसकी चार्ज डेंसिटी आती है माइनस सिग्मा। अंदर इसको देखेंगे अगर, तो इसकी चार्ज डेंसिटी आती है प्लस सिग्मा आई, और ये आती है माइनस सिग्मा आई, है ना, इस तरह से। तो ये भी आपको पता है, मतलब कि ये बेसिक सारी चीज़ें हमको पता है। अब हम करते ये है यहाँ पर कि देखो ज़रा, हमको एक बात पता है, मैंने आपको कंडक्टर्स की प्रॉपर्टीज जो पढ़ाई थी ना, तो कंडक्टर की प्रॉपर्टीज से हमको ये मालूम है, फ्रॉम प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, प्रॉपर्टीज ऑफ कंडक्टर, हमको ये पता है कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड कंडक्टर इज इक्वल टू 0 होती है, ठीक है। अब ये तो कैसा था, ये डाइलेक्ट्रिक था, लेकिन अगर आप इसको अगर कंडक्टर से बदल दोगे, इफ दिस डाइलेक्ट्रिक रिप्लेस बाय कंडक्टर, हम ऐसा करेंगे, डाइलेक्ट्रिक रिप्लेस बाय कंडक्टर, रिप्लेस बाय कंडक्टर। एक कंडक्टर प्लेट होगी हमारी, मेटल प्लेट होगी कोई, तो भी मेटल प्लेट से अगर मैंने इसको रिप्लेस कर दिया तो क्या हो जाएगा? जैसे ही मैं इसको रिप्लेस करता हूं मेटल प्लेट से, तो एक्चुअली इसके अंदर की इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होनी चाहिए थी? देखो, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड डाइलेक्ट्रिक में होती है, बट मेटल अगर ले लेते हैं तो इसके अंदर की इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी हो जानी चाहिए? 0 हो जानी चाहिए, है ना, ये होनी चाहिए म्यू इन ई इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस क्या हो जानी चाहिए? 0। तो अपने को ये पता है कि डाइलेक्ट्रिक के लिए अपन कैसे लिखते हैं? फॉर डाइलेक्ट्रिक, जब डाइलेक्ट्रिक का केस था, यानी कि कोई भी मीडियम आने के बाद, या फिर उसको ऐसा लिख देंगे मीडियम आने के बाद, डाइलेक्ट्रिक जरूरी नहीं कंडक्टर भी हो सकता है ना, तो फॉर एनी मीडियम अदर देन वैक्यूम, अरे बोलो वैक्यूम, वैक्यूम से अलग कोई भी मीडियम अगर यहां होता है समझ लो, तो उसके लिए जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होती है हमारी, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड वो क्या हो जाती है? ओरिजिनल अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड के डिवाइड बाय के हो जाती है। अरे समझे नहीं समझे, है ना, ऐसे हो जाती है ना, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड डिवाइड बाय के हो जाती है। अब मैं ये कहूंगा आपसे कि यहाँ पे नेट फॉर मेटल प्लेट, अगर मेटल प्लेट हमने यहाँ इंसर्ट की हुई है तो उसके लिए तो ई नेट 0 होता है, ई नेट इज इक्वल टू 0 हो जाता है। अगर ये 0 हो गया तो हम ये बोलेंगे कि ये E0 तो कुछ तो भी है अप्लाइड, अगर ये 0 हुआ मतलब K की वैल्यू क्या होगी? देयरफॉर इट इम्प्लाइज दैट K हैज वैल्यू ऑफ इन्फिनिटी, क्योंकि एनीथिंग डिवाइड बाय इन्फिनिटी इज इक्वल टू 0 होता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे अगर मैं इसकी वैल्यू को लेता हूँ कि 0 हुई है, तो K की वैल्यू क्या हुई होगी? K की वैल्यू इनफाइनाइट हुई होगी, ठीक है, इनफाइनाइट हुई होगी। तो इसको यहाँ से आपको ऐसे लेना पड़ेगा। तो इसे अगर मैं ये वैल्यू को रख दिया, तो चलो एक और पॉइंट इसमें कवर कर दें। क्या लिखते हैं, देखो जरा, हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हुई, देखो मेरी बात सुनो ध्यान से, यहाँ इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ तो भी थी पहले,
लेकिन ये मेटल प्लेट है इसीलिए इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है। अप्लाइड को अपोज करने वाली इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, दोनों का नेट मिला के 0 है ना, अगर इसको ऐसा बोलूं तो दोनों का नेट मिला के 0 है ना, बाहर वाली और अंदर वाली दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल एंड ऑपोजिट होंगी, इसीलिए तो ये 0 हुआ। तो मैं पूछूंगा कि ये कितना है यहाँ का और ये सिग्मा आई कितना है, तो हम बोलेंगे कि फाइंड सिग्मा आई फॉर मेटल्स, है ना, फॉर मेटल्स के अंदर में सिग्मा आई की वैल्यू कैसी होगी। तो हम क्या बोलेंगे, अगर इसको फाइंड करना है हमको तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि एक्चुअली सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा, ये हमारे पास में जनरल फॉर्मूला है ना, याद आया क्या? ठीक है, पिछले लेक्चर में तो देखा, अरे कल ही तो देखा, 1 माइनस 1 बाय के की वैल्यू कितनी होगी? इफ के इक्वल्स इन्फिनिटी, अगर ये इन्फिनिटी होगा तो इसको क्या रखेंगे, तो सिग्मा आई इज इक्वल्स टू सिग्मा और 1 माइनस 1 बाय इन्फिनिटी। 1 बाय इन्फिनिटी बोले तो कितना होता है? 0, मतलब ये कितना हो जाता है? देयरफॉर सिग्मा आई इज इक्वल टू सिग्मा, और ये तो हमको देखकर ही पता चल रहा था, देखकर ही हमको पता चल रहा था कि अगर ये सिग्मा है तो सिग्मा आई की वैल्यू एग्जैक्टली इसके अपोजिट होनी चाहिए, तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो पाएगी। ठीक है, डाइलेक्ट्रिक अगर होता है तो ये एग्जैक्टली 0 नहीं होती। डाइलेक्ट्रिक के अंदर हम लिखते हैं कि ई नेट इज नॉट इक्वल टू 0, काय में? फॉर डाइलेक्ट्रिक, जो भी डाइलेक्ट्रिक होगा फॉर डाइलेक्ट्रिक हम ऐसे लिख रहे हैं ई नेट इज नॉट इक्वल टू 0। बट क्या होता है, ई नेट जो होती है ये लेस देन होती है अप्लाइड से। ठीक है, ऐसा होता है डाइलेक्ट्रिक के लिए। कंडक्टर के लिए क्या होता है? कंडक्टर के लिए आप ऐसे बोल सकते हो कि फॉर कंडक्टर कंक्लूजन क्या बना? फॉर कंडक्टर या मेटल, ऐसा लिख दो मेटल इसको, फॉर मेटल सिग्मा आई की वैल्यू सिग्मा के बराबर है। और जनरली डाइलेक्ट्रिक के लिए क्या होगी उसकी वैल्यू? डाइलेक्ट्रिक के लिए वैल्यू देखेंगे, देखो जब नेट इलेक्ट्रिक फील्ड E0 से कम है तो इंड्यूस सिग्मा ओरिजिनल सिग्मा से कम है। समझे? ये है एक स्टैंडर्ड रिजल्ट, और ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये स्टैंडर्ड रिजल्ट आपको पूरा याद होना चाहिए कि कैसे किया जाता है, डाइलेक्ट्रिक की वजह से एक्चुअली फर्क क्या पड़ रहा है। ठीक है, समझे बात को? लिखो। तो चलिए देखिए, यहाँ पे एक कैपेसिटर बनाया हमने, समझ लो ये है हमारा कैपेसिटर। ठीक है, ये इसके 2 प्लेट्स है और इन 2 प्लेट के ऊपर में ये पॉजिटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज है। अब हमने क्या किया, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इज पार्शियली फिल्ड बिटवीन द प्लेट्स, अब तक जो हम डाइलेक्ट्रिक लगा रहे थे उसको समझ लो बात को, अब तक जो हम डाइलेक्ट्रिक लगा रहे थे वो कट टू कट इसके बीच में बैठता है पूरा। ठीक है, इसके बीच में पूरा बैठता है, कोई गैप नहीं छूटता है बीच में। ठीक है, मतलब एक्चुअली उसको बनाने का तरीका ये होता है कि एक्चुअली डाइलेक्ट्रिक की जो ऊपर की सरफेस होती है ना उसको कोटिंग कर देते हैं, और कोटिंग करके उसको चार्ज प्लेट बना देते हैं, तो खत्म, मतलब कि कोई गैप ही नहीं बीच में। तो डाइलेक्ट्रिक के बीच में और ये प्लेट्स के बीच में कोई गैप नहीं होता आइडियली। बट हमने क्या किया, अब एक ऐसा डाइलेक्ट्रिक लगाया जिसकी थिकनेस T है, और यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर T की वैल्यू जो है वो ऑब्वियसली D से कम है ना, ऑब्वियसली D से कम है, तो D के बाद में ये गैप बच गया है। ठीक है, तो मैं कहूँगा कि D के बाद क्या हो गया, ये गैप बच गया, तो गैप की विड्थ कितनी होगी, ये गैप की विड्थ कितनी होगी? D माइनस T, तो इधर और इधर ये बचा ना। ठीक है, गैप की विड्थ है वो। अब गैप की जो विड्थ है उसी के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी फिर हमारे पास। अब हमारे पास जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो कहाँ होगी, तो बस ये यहाँ तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ये इधर तो होगी इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसे होगी ना। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड होगी हमारी, और ऐसे ले लेंगे इसको, नेगेटिव साइड में तो नेगेटिव की डायरेक्शन और ये पॉजिटिव की डायरेक्शन, और ये इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऑपोजिट टू ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, ये भी हमको पता है। अच्छा, तो हम ये लिख सकते हैं कि अगर समझ लो हमने जब डाइलेक्ट्रिक प्लेट को इंसर्ट किया तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी यहाँ की, तो हम ऐसे लिख पाएंगे कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो हो जाएगी वो होगी ओरिजिनल माइनस इंड्यूस, है ना, ओरिजिनल माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, ऐसा लिख सकता हूँ मैं यहाँ पे, ओरिजिनल माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड, मतलब अप्लाइड माइनस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब हमको क्या करना है, ये दोनों प्लेट्स के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है, तो हम लिखेंगे कि लेट V इज पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स, दोनों प्लेट्स के बीच में क्या है, V जो है वो पोटेंशियल डिफरेंस है, समझ लो ऐसा। तो मैं पोटेंशियल डिफरेंस को कैसे लिख पाऊंगा, हमको पता है कि एज पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला होता है E इंटू डी, है ना, ऐसा होता है फॉर्मूला, ये जनरल फॉर्मूला है, ये जनरल फॉर्मूला है। तो हम उसको अगर यहाँ लिखना चाहेंगे तो हम क्या लिखेंगे, क्योंकि डाइलेक्ट्रिक डाल दिया गया, ये कब होता है, विदाउट डाइलेक्ट्रिक। जब डाइलेक्ट्रिक डाल दिया जाएगा तो उसकी वैल्यू को हम क्या लिख पाएंगे, लेट V डैश इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट विद डाइलेक्ट्रिक, ऐसे लिख दूंगे इसको, विद डाइलेक्ट्रिक। लो अभी पूरा क्लियर हो गया मामला कि विद डाइलेक्ट्रिक के साथ V डैश होगा, है ना, V डैश होगा। तो मैं V डैश को अगर लिखना चाहूँ तो मुझे लिखना पड़ेगा, 2 इलेक्ट्रिक फील्ड है यहाँ पे, एक है अपनी अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, है ना,
अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड, और वो कितने एरिया में है, ये बीच में के गैप्स में है। तो आप क्या बोलोगे, डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना लोगे, तो आप बोलोगे कि डिस्टेंस ये जो बचा टी के अलावा जो बचा डिस्टेंस वो, तो मैं उसको बोलूंगा डी माइनस टी। तो मैं उसको क्या लिखूंगा, डी माइनस टी। अरे समझा कि नहीं, फिर से देखो, हमारा वोल्टेज बोले तो क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस होता है। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये दोनों सेक्शन में है। तो क्या करो ना, आपको आसानी से समझना है, तो ये क्या करो, इसको इधर की दीवार पे चिपका दो, ये वाले को इधर की दीवार पे चिपका दो, तो बचेगा इतना बड़ा गैप, क्या हो जाएगा वो, डी माइनस टी। आप समझा ना, दोनों तरफ लेने से अच्छा आपको क्या समझ में आ रहा है कि इसको किसी एक पॉइंट पे अगर चिपका दिया अगर हमने, तो दूसरे पॉइंट पे जो गैप बचेगा वो टोटल गैप होगा, यानी कि इसके अलावा टोटल गैप कितना है ये टोटल, तो हम बोलेंगे डी माइनस टी है, तो ये डी माइनस टी कर दिया। उसके साथ में ऐड हो जाएगी इलेक्ट्रिक फील्ड। कौन, अब देखो, तो यहाँ पे वोल्टेज जो निकाल रहा हूँ मैं वो किसकी वजह से है, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ई जीरो इंटू डी माइनस टी, है ना, प्लस यहाँ की नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। अब देखो ये ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर है, इधर है, और इसको क्या बोलेंगे अपन, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी किधर होती है, इधर होती है, नेगेटिव की तरफ में। क्यों, क्योंकि ये तो छोटा है ना, अरे ये बड़ा है, ये छोटा है वैल्यू, इसीलिए नेट की डायरेक्शन इधर होती है, और नेट कितने में है, टी सेक्शन में है। तो मुझे क्या लिखना पड़ेगा, नेट इंटू टी थिकनेस, तो ये वैल्यू कितनी हो जाएगी, ई जीरो डी माइनस टी प्लस ई नेट की वैल्यू कितनी होती है, ई नॉट बाय के इंटू टी थिकनेस। ठीक है, ऐसी हो जाएगी वैल्यू। अगर ये वैल्यू है हमारे पास में, तो फिर इसको सॉल्व करते हैं, कैसे हो जाएगा ये वैल्यू, ये वैल्यू को बोल देंगे आप ई जीरो कॉमन, ई जीरो अगर कॉमन निकला तो क्या बचा यहाँ से, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, है ना, प्लस टी बाय के, ये वैल्यू बची है आपकी, ये वी डैश की वैल्यू है। अगर आपके पास में वी डैश की वैल्यू है, मतलब आपके पास में पोटेंशियल डिफरेंस है, तो मैं बोलता हूं कि एज वी नो दैट, हमको पता है कि जो कैपेसिटर होता है, जो कैपेसिटेंस होता है, उसको कैसे लिखते हैं, कैपेसिटेंस C इज इक्वल क्यू अपॉन वी डैश, है ना, चार्ज अपॉन वी डैश की वैल्यू यहाँ पे रखो तो यहाँ पे वैल्यू हो जाएगी Q अपॉन वी डैश की वैल्यू है ई नॉट, ये आ जाएगा डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अरे है कि नहीं बात सही, बट मुझे पता है कि ई नॉट की जो वैल्यू होती है वो होती है सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा की जो वैल्यू होती है वो क्यू अपॉन ए होती है। ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, इसकी जगह पे यहाँ रखना पड़ेगा। तो मेरे पास में सी की वैल्यू कितनी मिल रही है, फिर देखो क्यू अपॉन ए एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पे क्या आ रहा है, डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अरे है कि नहीं बात सही, तो क्यू गेट्स कैंसिल, तो ये कितना बचा, ए एप्सिलॉन जीरो बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के। अरे वेरी गुड, तो कैपेसिटेंस कितना निकला, ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, और यहाँ पे के भी आएगा ना फिर, तो ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन, वैल्यू दिख रही है क्या, हाँ दिख रही है, डी माइनस इट इज सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन नॉट अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाय के। ठीक है, सो दिस इज द वैल्यू ऑफ कैपेसिटेंस विथ पार्शियली फील्ड डाइलेक्ट्रिक। ठीक है, एक डाइलेक्ट्रिक है वो पार्शियली फील्ड है, तो ये उसकी वैल्यू है। और अगर देखा जाए तो हम इसके अंदर बोलेंगे कि यहाँ पे कैपेसिटेंस जो होता है, ये जो सी डैश है, ये हमारे सी से ज़्यादा होता है, यानी कि पहले अगर सी था कैपेसिटेंस और बाद में कैपेसिटेंस कितना हो गया, सी डैश हो गया वी डैश की वजह से। मतलब अगर आप लिखना चाहो तो आप ऐसे बोल सकते हो कि सी इज इक्वल्स टू क्यू बाई वी और सी डैश इज इक्वल्स टू क्यू अपॉन वी डैश। तो ये वाली वैल्यू इस तरह से आती है। क्या ये बात अच्छे से समझ में आ रही है आपके, ये वाला फॉर्मूला समझ में आया, ये फॉर्मूले को नोट करो, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। सी इज इक्वल्स टू ए एप्सिलॉन जीरो डी माइनस टी बाय टी प्लस टी बाय के। ठीक है, तो ये हो जाता है आपके पास में केस। अगर ये थिकनेस जो होती है अगर डी के बराबर निकली तो देख लो ज़रा, इफ ये थिकनेस जो है ये अगर डी के बराबर हो जाती है तो देखो ये क्या हो जाएगा, थिकनेस डी के बराबर, तो ये क्या हो जाएगा डी माइनस डी, बोले तो ये हो जाएगा जीरो, बचा क्या डी अपॉन के, तो के चला जाएगा ऊपर, तो सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, के ऊपर चला जाएगा और ये बन जाएगा ए एप्सिलॉन जीरो के बाई डी। अरे ये तो अपना पुराना है ना, ये तो पुराना है, मतलब कि टी की वैल्यू अगर डी के बराबर होती है तो अपने पुराना फॉर्मूला जो ए के एप्सिलॉन जीरो बाई डी था वो वापस आ जाता है। ठीक है, लेकिन अगर ये वाली वैल्यू टी और डी दोनों बराबर नहीं होते, अगर यानी कि आपने लिया कि टी इज लेस देन डी बोल के, तो फिर आपके पास में फॉर्मूला ये वाला रहेगा। ठीक है, समझ रहे हैं आप, लिखो।
अब यहाँ पे एक पॉइंट है जो कि मैं एक्सप्लेन करना भूल गया कि देखो जब हमारे कैपेसिटर को हम साइड से देखते हैं ना, तो ये वाला कैपेसिटर साइड से ऐसे दिखता है। देखो ये है उसका एरिया, तो ये एरिया लेना पड़ता है आपको, ये वाला प्लेट्स का एरिया, ये प्लेट है, इसका एरिया ए है। ये प्लेट साइड से ऐसी दिखती है, ये प्लेट है आपकी साइड से ऐसी दिखती है, और बीच में डाइलेक्ट्रिक है। तो ये आपका डाइलेक्ट्रिक है जिसका कोएफिशिएंट क्या होता है, के होता है, और ये है आपका डाइलेक्ट्रिक, बीच में ये इंसर्ट किया गया है। तो अभी ये कैसा है, टी जो है ये डी से छोटा है, इसीलिए बीच में इंसर्ट किया गया। अगर वो कंप्लीट होगा तो वो क्या करेगा, इस गैप को पूरा फिलअप करेगा, गैप को क्या करेगा, पूरा कंप्लीटली फिल करेगा वो। लेकिन अभी वो छोटा है। अभी हम देखते हैं कि और भी अगर मतलब इससे भी छोटे छोटे अगर टी स्ट्रिप के अगर 2-4 डाइलेक्ट्रिक आ जाए तो क्या होगा, और अगर सबका के अलग अलग हो तो क्या होगा, चलो देखते हैं। अब देखो ये है एक्स्ट्रा केस, क्या होगा कि अगर आपको ऐसा दिया जाए कि ये है कैपेसिटर प्लेट जिसके ऊपर समझ लो आपके पास आता है यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज आया इसके ऊपर में, और ये नेगेटिव चार्ज आया इसके ऊपर में, ठीक है, ये यहाँ पे नेगेटिव चार्ज इसके ऊपर आ रहा है, और इसके बीच में बहुत सारे प्लेट्स डाले हुए हैं जो कि T1, T2, T3 थिकनेस के हैं, और K1, K2, K3 उनका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है। तो इसका जो फॉर्मूला आप लिख पाओगे कैपेसिटेंस का, तो इसको आप लिख पाओगे कैपेसिटेंस इज इक्वल टू, मतलब हम इसको बोल देंगे कैपेसिटेंस C डैश इज इक्वल टू, पहले तो हमने निकाला था ना के सी के साथ निकाला था, तो ये आ जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट ए जैसा आ रहा था वैसे ही, ठीक है। और डिवीजन में अभी हमारे पास क्या था, d माइनस टी प्लस टी बाई के आया था, सिर्फ एक के लिए, सिर्फ एक है पार्शियली फील्ड, लेकिन अब तो बहुत सारे पार्शियली फील्ड है, तो हम क्या बोलेंगे d माइनस टी था, और यहाँ पे कितने हैं T1, T2, T3 बहुत सारे हैं, तो हम कैसे लिख देंगे इसको, d माइनस और t का समेशन, ये आ जाएगा आपका T1 प्लस T2 है ना, प्लस T3 एंड सो ऑन, और उसके बाद में फिर क्या था, प्लस टी बाई के था, है ना, टी बाई के था, तो इसमें भी समेशन आ जाएगा T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 और सो ऑन, ठीक है। तो इतना वैल्यू हो जाएगा इसका एक्चुअली, ठीक है, एक्चुअल में इतना वैल्यू हो जाता है इसका, यानी कि आपने क्या किया, एक्चुअली टी के एडिशंस कर दिए, और टी बाई के का जो रेसिप्रोकल था इसका भी एडिशन कर दिया आपने, रेसिप्रोकल का एडिशन हो गया, और ये दोनों तो एग्जैक्टली आ गए, क्योंकि हमारा मेन फॉर्मूला क्या था, सी डैश इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 ए बाय डी माइनस टी प्लस टी बाई के, ऐसा था, तो ये इसमें एडिशन हो गया, ठीक है। अच्छा, अब ये वाले इसको देखो जरा, इसके अंदर ऐसा होगा, यहाँ पर अगर आप देखोगे तो कि इसके ऊपर में आता है पॉजिटिव चार्ज, लेकिन अब पॉजिटिव चार्ज को मेरे को यहाँ ड्रॉ करना पड़ेगा क्योंकि अंदर डाइलेक्ट्रिक है, ठीक है ना, तो पॉजिटिव चार्ज मैं यहाँ ड्रॉ कर देता हूँ, और इधर नेगेटिव चार्ज ड्रॉ कर देता हूँ कि बीच में देखो, बीच में क्या है, K1, K2, K3, K4 क्या है, डाइलेक्ट्रिक है, डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, मतलब कि यहाँ पे एक मीडियम होगा, यहाँ पे एक मीडियम है, यहाँ पे एक मीडियम है, यहाँ पे एक मीडियम है, यहाँ माइका होगा, यहाँ पे वाटर होगा, यहाँ पे कोई और होगा, यहाँ पे कोई और होगा, ऐसा भी हो सकता है, और सबकी थिकनेस अलग अलग है, मतलब इक्वल बनाई है मैंने, लेकिन सबकी थिकनेस अलग अलग हो सकती है, एक छोटू एक बड़ू, एक छोटू एक बड़ू, ऐसा कुछ भी हो सकता है ना, एक मोटू पतलू कुछ भी हो सकता है। तो हम उसको बोलेंगे कि फिर सी डैश की इक्वेशन क्या होगी हमारी, तो हम बोलेंगे सी डबल डैश इज इक्वल टू, इट इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट, एप्सिलॉन कैसे लिखते हैं, एप्सिलॉन, है ना, एप्सिलॉन, और ये हो जाएगा आपका एप्सिलॉन नॉट अपॉन, अब क्या हो जाएगा देखो, ये टोटल डी है ना, अब ये देखो डी है, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, ये सब मिला के यहाँ पे मिला 1 2 3 4, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4 किसके बराबर है, वो डी के बराबर। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि एज T1 जमा T2 जमा T3 जमा T4, ये दोनों ये इक्वल है d के, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा अपने पास में, d माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, है ना, और प्लस में क्या आ जाएगा, प्लस में ये वाली इक्वेशन, तो ये वाला आ जाता है T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2, है ना, प्लस T3 बाई K3 और सो ऑन, ऐसा ही सामने वाला, ठीक है। तो फाइनल वैल्यू क्या लिख सकते हो, क्योंकि ये दोनों तो इक्वल है तो ये दोनों कैंसिल हो गए, बचा ये सिर्फ, तो हम लिख सकते हैं सी डबल डैश इज इक्वल्स टू एप्सिलॉन 0 ए डिवाइडेड बाय ये वाली वैल्यू, तो ये आ जाएगा आपके पास में T1 अपॉन K1 प्लस T2 अपॉन K2, दिख रहा है ना, दिख रहा है, T2 अपॉन K2 प्लस T3 अपॉन K3 प्लस T4 अपॉन K4, अरे समझे, अरे समझे कि नहीं समझे, तो ये हो जाएगा आपका फॉर्मूला, और ये वाला एक फॉर्मूला बहुत बड़ा है, जाने दो, नहीं मारते हैं डब्बा, डब्बे की कौन गरज नहीं, समझ में आ रही कि नहीं आ रही, अरे हाँ के ना, समझ में आ रहे नहीं आ रहे, ये वाला पॉइंट
क्योंकि यहाँ पे गैप नहीं है, और ये वाला पॉइंट क्योंकि यहाँ पे गैप है, पार्शियली फील्ड है, ये बीच में ओरिजिनल, ये देखो बीच में ये गैप जो है ना, ये गैप जो है इसमें ओरिजिनल इलेक्ट्रिक फील्ड रहने वाली है। ठीक है, समझ रहे हैं? अब देखो अपन ने यहाँ पे जो कैपेसिटेंस देखा ना पार्शियली फील्ड के लिए, वो कितना आया, एप्सिलॉन 0 ए डिवाइडेड बाय डी माइनस टी प्लस टी बाय के, है ना, ऐसा हो जाएगा। ये जनरल फॉर्मूला, यही याद रहने दो। अब इसमें जो ये टर्म है नीचे वाला डिनोमिनेटर, हियर द टर्म डी माइनस टी प्लस टी बाय के, दिस इज नोन एज द इफेक्टिव, क्या बोलते हैं इसको, इफेक्टिव एयर सेपरेशन। इसको बोला जाता है इफेक्टिव एयर सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स। ऑब्वियसली प्लेट्स के बीच में इफेक्टिव एयर सेपरेशन बोला जाता है इसको। ठीक है, ऐसे हो जाएगा, ये इसको हमने बोल दिया। अच्छा, अब एक और चीज़ देखो, यहाँ पे बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है, और वो कॉन्सेप्ट क्या है, स्पेशल केस है ना एक्चुअली, ये वाला भी और ये वाला भी स्पेशल केसेस है दोनों भी। तो देखो स्पेशल केस क्या बोलता है हमारे को, कि समझ लो कि आपने ये डाइलेक्ट्रिक लगाया, व्हेन डाइलेक्ट्रिक इंसर्टेड, डाइलेक्ट्रिक पार्शियली इंसर्टेड, देखो जरा क्या हुआ, आपने पार्शियली इंसर्ट किया होगा। ठीक है, पार्शियली इंसर्ट किया है। ठीक है, तो कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा इसका, कैपेसिटेंस आपको मालूम है ना, कैपेसिटेंस के बारे में क्या बोले थे हमने, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, अरे बोलो भाई क्या होता है, कैपेसिटेंस इंक्रीजेस, है ना, कैपेसिटेंस इंक्रीज होता है। अच्छा, और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में क्या बोल सकते हो, बट पोटेंशियल डिफरेंस क्या बोलोगे, पोटेंशियल डिफरेंस डिक्रीजेस, अरे डिक्रीज होता है कि नहीं होता है ना, डिक्रीज होता है। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। अब आपको करना क्या है, टू रिस्टोर द कैपेसिटी, ओल्ड कैपेसिटी जो भी थी, है ना, कैपेसिटी एंड पोटेंशियल डिफरेंस, आपको क्या करना पड़ सकता है बोलो जरा, आपको पोटेंशियल डिफरेंस और कैपेसिटर पुराना लेके जाना है। मतलब आपको ये बनाना है, समझ लो कि C इज इक्वल टू एप्सिलॉन 0 A बाई डी, है ना, ये बना देना है डाइलेक्ट्रिक नई वाला केस में। तो अगर ऐसा बना देना है तो इसके लिए आप क्या करते हो, मतलब क्या, और फिर V की वैल्यू क्या थी इसके अंदर में, V की वैल्यू क्या थी, V इज इक्वल टू ये था ना इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू डी बोले तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन 0 इंटू डी, ये वाला केस था। तो आपको यहाँ पे अगर रिस्टोर करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सेपरेशन बढ़ाना पड़ेगा, सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स टू बी इंक्रीज्ड, आपको बढ़ाना पड़ेगा सेपरेशन। क्यों जरा देखो सेपरेशन बढ़ाने से क्या होता है, कैपेसिटेंस क्या होता है, कम होता है। हमारा कैपेसिटर ऑलरेडी बढ़ चुका है, तो हम क्या करेंगे, सेपरेशन को बढ़ा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, कैपेसिटेंस कम हो जाएगा। और कैपेसिटेंस और ये अगर डी को आपने मैनेज कर लिया तो वी तो एडजस्ट हो ही जाएगा। तो फिर हम सोचेंगे कि हमने समझो इसको सेपरेशन बिटवीन द प्लेट्स टू बी इंक्रीज बाय कितने से आपने उसको हटाया होगा, समझ लो डी डैश। ठीक है, डी डैश से आपने उसको बढ़ा दिया, तो अब क्या हो जाएगा, नाउ आप ऐसे लिख सकते हो, नाउ कैपेसिटी विल बिकम एप्सिलॉन नॉट ए डिवाइडेड बाय, पहले से क्या था देखो, डी माइनस टी प्लस टी बाय के, तो इसको लिखूंगा मैं, टोटल डी था पहले, अब क्या हो जाएगा, डी प्लस डी डैश हो जाएगा। अरे है कि नहीं, पहले कितना था, एक कैपेसिटर जो होता है ना, ये यहाँ पे ये होता है कैपेसिटर, ये देखो ये कैपेसिटर है, तो इसकी ये विड्थ कितनी थी, ये डी थी, अब कितनी हो जाएगी, आपने डी डैश आगे लेके चले गए तो डी डैश हो जाएगी। अच्छा, माइनस टी प्लस टी बाय के, तो जैसे को वैसे रहेगा, तो इसको लिखेंगे माइनस टी और ये आ जाएगा प्लस टी बाय के। अरे है कि नहीं बात सही, तो ये तो जैसे के वैसे ही रहना है। तो फिर क्या हो जाएगा, ये कैपेसिटी इक्वल होने वाली है इसके, तो इसको इक्वेट कर दो, इसके इक्वल हो जाने वाली है ये कैपेसिटी, ऐसा हो जाने वाली है। ठीक है, तो इसमें से फिर क्या कर सकते हैं आप, ये दोनों को सॉल्व कर सकते हो, और सॉल्व करके आपको मिलेगा के का वैल्यू, और के की वैल्यू मिलेगी टी अपॉन टी माइनस डी डैश। ठीक है, ये वैल्यू को एग्जैक्टली एज इट इज याद कर लेना, पूछना नहीं कैसे आया तो। ठीक है, डायरेक्ट याद कर लेना। तो इस तरह से आपको
ये केस समझ में आना चाहिए कि अगर एक कैपेसिटी इंक्रीज हो गई थी ड्यू टू डाइलेक्ट्रिक इंसर्शन, आपने डाइलेक्ट्रिक डाला, कैपेसिटी बढ़ गई, तो आप क्या करते हो, सेपरेशन बढ़ा देते हो सो दैट कैपेसिटी रिमेन कांस्टेंट, आ जाए वापस अपनी जगह पर। तो अपनी जगह पर आने के लिए उसको डी डैश से बढ़ाना होगा, और डी डैश की वैल्यू फिर कितनी होगी, तो डी डैश की वैल्यू यहाँ से निकाल लो, ठीक है ना। ये टी माइनस डी डैश इधर चला जाएगा, ये टी बाई के हो जाएगा, और डी डैश इज इक्वल्स टू टी बाई के प्लस टी, है ना, टी बाई के माइनस टी हो जाएगा। इस तरह से ये वैल्यू आपको मिल जाएगी यहाँ से, माइनस या प्लस जो भी जो मिलेगा आपको वो, तो इसको लिख कर देख लो, वो वैल्यू आपको मिल जाती है, ठीक है। डी डैश की वैल्यू भी मिल जाती है, लिखो फास्ट। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, हम डायलेक्ट्रिक से ग्राफ देख रहे हैं, ग्राफ बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस और पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस, ठीक है। ये ग्राफ, ये बहुत फेमस ग्राफ है और अक्सर बहुत सारी बुक्स में मिल जाते हैं, ठीक है। ये सीक्वेंस होता है यहाँ पे पढ़ने का, तो समझ लेते हैं इस बात को कि यहाँ पे ग्राफ बनेंगे कैसा। अब आपको ये पता है कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, यहाँ पे जो मैं बनाऊंगा, यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये अप्लाइड इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। और इसके अंदर एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड है, उस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड को हम कैसा बताते हैं, इसको इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड बोलते हैं। तो इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, बोलो जरा। हाँ जी, इसके अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होती है, तो हम बताते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है, नेट इट इज इक्वल्स टू E0 डिवाइड बाय के, है ना, E0 बाय के, ऐसा लिखते हैं अपन इसको। ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड है अपने यहाँ पे, E0 बाय के अपन उसको बोलते हैं। अच्छा, तो ये वाली प्लेट हमारी कौन सी है, ये पॉजिटिव प्लेट है, और दूसरी वाली नेगेटिव प्लेट है, ये वाली नेगेटिव प्लेट है हमारी। अच्छा, अब यहाँ पे एक बात और ध्यान देने की ये है कि ये पॉजिटिव प्लेट जो होगी ना, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा, इसका पोटेंशियल होगा V, ठीक है, इसका पोटेंशियल होगा प्लस V और इसका पोटेंशियल माइनस V। तो ये अपने को मालूम है कि यहाँ पे प्लस V का पोटेंशियल भी है, और ये एरिया है, ये तो एरिया है, ठीक है। ये बात सारी आपको जो मालूम है वो नहीं बोलूंगा फिर से मैं, ठीक है, वो सारी बातें नहीं बोलूंगा, बस आपको इलेक्ट्रिक फील्ड दिखाता हूँ। अब समझो ये ग्राफ अपन बना रहे हैं, और ये ग्राफ के अंदर में मैं बता रहा हूँ कि ये जो है, ये जो है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। और इस एक्सिस पर हम क्या करते हैं, हमने y एक्सिस पर इलेक्ट्रिक फील्ड ली, और ये एक्सिस पे हमने x लिया। अब यहाँ पे देखो डिस्टेंस कितना है, पहले d है जिसके अंदर कुछ नहीं है, और बाद में d है जिसके अंदर एक डाइलेक्ट्रिक है विथ कांस्टेंट k, है ना, विथ कांस्टेंट k। तो हम बोलेंगे ये डिस्टेंस जो है ये d है, और ये डिस्टेंस जो है ये 2d है। अरे हो ना, दो और डी बना कहीं तो डी और 2d होता है, ठीक है, ऐसे हो जाता है। अब अगर हम देखेंगे कि यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी है, तो मैं बोलूंगा कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो मैक्सिमम होगी। जैसे कि अगर मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ अगर डिनोट करूँ, अगर मैं मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड को यहाँ डिनोट करता हूँ E0 नाम से, तो हमारी मैक्सिमम इलेक्ट्रिक फील्ड होगी कहाँ पे, ये वाले सेक्शन में। x इक्वल टू 0 से लेकर यहाँ पे आएंगे तो x इक्वल टू डी हो जाता है, और यहाँ पे आएंगे तो x इक्वल टू 2d हो जाता है। तो x इक्वल टू डी तक देखेंगे आप, तो ये यहाँ तक देखेंगे आप, तो आपको क्या दिखेगा, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी दिखेगी, ठीक है, ये टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी ही दिखेगी, ओके, इस तरह से दिखेगी। उसके बाद आप उसके बाद अगर देखोगे d से लेकर 2d तक, तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी होगी, E0 से E0 बाय k हो गई है। मतलब कि अगर मैं उसको यहाँ कहीं डिनोट कर दूं, अगर इस जगह डिनोट कर दूं मैं उसको, और मैंने इसको बोल दिया कि ये है आपकी E0 बाय k की वैल्यू, है ना, E0 बाय k की वैल्यू, तो हमको देखना पड़ेगा कि वो यहाँ से आने वाली है, यहाँ से ऐसा है, कहाँ तक, 2d तक, ठीक है, ऐसा होने वाला है। तो इस तरह से आप इसको ड्रॉ कर सकते हो। तो ये है हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड E0, इसकी वैल्यू कितनी है, E0 है, और इसकी वैल्यू कितनी है, E0 अपॉन k है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी कम हो रही है, समझे, ऐसी कम हो रही है इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी, ये तो बात हमको अच्छे से समझ में आ गई है। अच्छा, जब मैं फिर इसको देखता हूँ वोल्टेज को, जब हम वोल्टेज को निकालेंगे तो यहाँ पे है वोल्टेज, ठीक है ना, ये है आपका वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, वोल्टेज मतलब पोटेंशियल डिफरेंस, और ये है x, और यहाँ पे कौन है, यहाँ पे है आपका d एक्चुअल में, ठीक है, यहाँ पर है d डिस्टेंस, और यहाँ पर है 2d का डिस्टेंस, ठीक है, यहाँ पे है 2d का डिस्टेंस। अब अगर हम देखते हैं कि x इक्वल टू 0 पर पोटेंशियल कितना था, तो मैं बोलूँगा v था, टोटल पोटेंशियल ये था आपका V0, ऐसा समझ लो, मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है, जो भी मैक्सिमम वैल्यू है वो थी, ये मैक्सिमम वैल्यू थी v की। उसके बाद क्या हुआ, जब यहाँ से आप यहाँ तक पहुँचोगे, तो क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसी है, E0 कांस्टेंट है, इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी है, E0 कांस्टेंट। देखो जरा, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड को क्या बोलते हैं हम, कांस्टेंट बोलते हैं। वोल्टेज बता देंगे उसको, यहाँ पे बता दिया हमने, इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, तो d के साथ में क्या होगा, देखो हमारे पास एक फॉर्मूला है ना, हमारे पास फॉर्मूला क्या रहता, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल्स टू E डॉट डी डिस्टेंस, है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड इनटू डिस्टेंस। तो हम देखते हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पर कांस्टेंट है, जैसे जैसे डिस्टेंस बढ़ता जाएगा, जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होता जाएगा समझ लो, तो हम क्या बोलेंगे, पोटेंशियल की वैल्यू घटने वाली है,
ठीक है ना। पोटेंशियल की वैल्यू क्या होने वाली है, घटने वाली है। जो ये वैल्यू है जो आपके पास में, ये वैल्यू चेंज हो जाएगी। यहाँ पे आपको मिलेगा, देखो यहाँ पे ग्राफ कुछ इस तरह जाएगा, डी तक जाना है ना अपने को, डी तक जाना है, तो ग्राफ कुछ ऐसे जाएगा, कांस्टेंट फॉल होगा, कांस्टेंट फॉल होगा, फॉल ऑफ पोटेंशियल बोलते हैं उसको। और कितना पोटेंशियल फॉल होगा, तो हम बोलते हैं कि एक्चुअल में अगर आप देखना चाहो पोटेंशियल कितना फॉल हुआ, तो हम उसको लिखते हैं, यहाँ पे लिखेंगे हम इसको डेल्टा वी इट इज इक्वल्स टू E0D प्लस E0/K इंटू डी। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अपने पहले लिखे ना, डी बोले तो यहाँ की डी थिकनेस, थिकनेस है वो, थिकनेस है, लेकिन थिकनेस किसके बराबर है, डी के बराबर है, इसीलिए ये क्या आ गया, ये फिर से डी आ गया। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। ये क्या लिख दिया मैंने, E0D प्लस E0/K इंटू डी, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है आपके पास में। और ये फॉल ऑफ पोटेंशियल है आपका। अगर आपने फॉल ऑफ पोटेंशियल को यहाँ पे मार्क किया, यहाँ पे मार्क किया और मार्क करने के बाद उसका एंगल निकाला, तो ये एंगल आएगा θ1। अच्छा, यहाँ पे आपको पोटेंशियल फिर कितना मिल जाएगा, ठीक है, यहाँ का पोटेंशियल हो गया। अच्छा, उसके बाद यहाँ से इस पॉइंट से देखो जरा, ये वाला पॉइंट, ये वाले पॉइंट तक जाना है। अब आप देखो कि डी से लेकर 2D तक, डी से लेकर 2D तक ये जो है पोटेंशियल कम हो रहा है, ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ही कम है, इलेक्ट्रिक फील्ड कम है, इसीलिए क्या होगा, यहाँ पे जो आपको जो स्लोप मिलेगा वो स्लोप अलग होगा थोड़ा सा। ये वैल्यू यहीं जल्दी मिल जाएगी आपको, और ये स्लोप थोड़ा सा अलग मिलने वाला है, ऐसा मिलने वाला है। ठीक है, ऐसे मिलने वाला है। और ये वाले वैल्यू की वैल्यू आप इसको लिख देंगे, एंगल θ2 लिख दोगे। यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा V माइनस E0D, ये ऊपर का वैल्यू, माइनस E0/K इंटू डी। ठीक है, ऐसे लिखना पड़ेगा आपको, पूरा इस तरह से लिखा जाएगा, V माइनस E0D माइनस E0D/K। ठीक है, ये वाली वैल्यू होती है, ये टोटल यहाँ का पोटेंशियल है, तो हम उसको V1 V2 के टर्म से बोलना चाहे तो बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपने इसको देखा तो इसके हिसाब से आपको क्या पता चल रहा है, ये θ और θ1 θ2 है, तो हम क्या बोलेंगे, θ1 इज ग्रेटर देन θ2, यानी कि फॉल ऑफ पोटेंशियल जो है आपका वो डिस्टेंस के साथ में, फॉल ऑफ पोटेंशियल जो है आपका डिस्टेंस के साथ में, जहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मीडियम के बगैर है वहाँ पे ज़्यादा फॉल होता है, और जहाँ मीडियम वाली इलेक्ट्रिक फील्ड है वहाँ पे कम फॉल होता है। ठीक है, इस पॉइंट को याद रखने का। तो ये इस तरह के ग्राफ बनाए जाते हैं हमारे V और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच में, V इलेक्ट्रिक फील्ड और X के बीच में। चलो देखते हैं इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस डाइलेक्ट्रिक के साथ, विथ डाइलेक्ट्रिक, है ना। पहले जो हमने देखा था वो कैसे था, विदाउट डाइलेक्ट्रिक था। तो मैं आपको याद दिला दूं कि सीरीज का फॉर्मूला कैसे होता है, सीरीज के अंदर फॉर्मूला कैसे लिखते हो, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस कैसे लिखते हो, 1/CS इज इक्वल टू 1/C1 जमा 1/C2 जमा 1/C3, है कि नहीं। और पैरेलल में कैसे लिखते हो, पैरेलल आप लिखते हो CP, डायरेक्ट CP साहब है वो, है ना, इट इज इक्वल टू C1 जमा C2 प्लस C3, है ना। इस तरह से हो जाता है डायरेक्टली एडिशन। बस, तो ये आपको सीरीज और पैरेलल का ये पॉइंट याद रहना चाहिए। तो देखो क्या होता है, कॉम्बिनेशन कैसे बनते हैं। पहला कॉम्बिनेशन एकदम सिंपल कॉम्बिनेशन। सबसे पहले क्या किया, ऐसी दो प्लेट्स बनाई, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, और उसने क्या किया, ये प्लेट्स के बीच में यहाँ पे डाल दिया है उसने दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक, एक K1 का और एक K2 का। ठीक है, K1 और K2 दो अलग अलग डाइलेक्ट्रिक उसने बीच में डाल दिया है। और हम बोलते हैं कि ये जो डिस्टेंस है, ये जो डिस्टेंस है ये D है, और उसने जो K1 और K2 की वैल्यू दी है एग्जैक्टली हाफ दी है, मतलब ये D/2 होगा और ये भी D/2 होगा, है ना, ऐसा होगा। बस याद रखने का उसको। तो ये इस तरह से आपको वैल्यूज दिया है। चलो फिर निकालते हैं। अगर ये वैल्यूज आपको दे दिया है, एरिया किधर है, ये एरिया है ना, एरिया है। अपन क्या बोलते हैं, कैपेसिटी लिखो, पहले वाले कैपेसिटर की कैपेसिटी लिखो। पहले यहाँ पे कैपेसिटर बंद है कितने, देखो 1 और ये 2, ये है पहला कैपेसिटर C1 और ये है दूसरा कैपेसिटर C2। अब मुझे बताओ कि C1 और C2 सीरीज में है कि पैरेलल में है। तो हम कहेंगे कि व्हेन एक प्लेट पॉजिटिव है, ये प्लेट नेगेटिव बनेगी, फिर ये प्लेट पॉजिटिव और फिर ये प्लेट नेगेटिव, है ना, ऐसी सीक्वेंस बनेगी। तो ऐसी सीक्वेंस को सीरीज बोला जाता है। तो हम बोलेंगे हियर C1
एंड C2 आर इन सीरीज। ये दोनों जो है ये सीरीज में है। अगर सीरीज में है तो CS का फॉर्मूला लगा देते हैं 1/CS इक्वल्स टू 1/C1 और प्लस 1/C2। ठीक है, ऐसे लिख देंगे। अच्छा, यहाँ पे C1 और C2 को अलग अलग लिखो वाला, तो हम लिखेंगे C1 इक्वल्स पहले वाले को लिख रहा हूँ मैं। C1 इक्वल्स क्या फॉर्मूला होता है, देखो C का फॉर्मूला होता है एप्सिलॉन 0 A K अपॉन D, है ना, ये फॉर्मूला होता है। लगाओ एप्सिलॉन 0 A K की वैल्यू कितनी K1 अपॉन डिस्टेंस कितना D/2, ये वाला डिस्टेंस कितना इसका D/2, तो मतलब C1 की वैल्यू कितनी हुई, C1 इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन 0 A K1 अपॉन D। अरे है कि नहीं, ये फर्स्ट इक्वेशन है, समझो। दूसरा लिखो C2 इक्वल्स, ये लिखेंगे आप एप्सिलॉन A K2 अपॉन D/2, तो फिर से क्या आ गया, 2 ऊपर आ गया और D नीचे चला गया। ये होगी इक्वेशन नंबर 2। अब ये दोनों इक्वेशन को लेते हैं और इस इक्वेशन में रख देते हैं। देयरफॉर आप अगर CS लिखोगे तो CS को आप ऐसे लिख सकते हैं ना, C1 C2 अपॉन C1 प्लस C2। अरे है कि नहीं, लिख सकते कि नहीं, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो वैल्यूज रखो। व्हाट इज C1 इक्वल टू, तो C1 की वैल्यू है 2 एप्सिलॉन नॉट A K1 अपॉन D मल्टीप्लाई बाय C2 की वैल्यू देखो, उसमें से C2 की वैल्यू है 2 एप्सिलॉन नॉट A K2 अपॉन D। अरे वेरी गुड, ये भी हो गया, है ना। अब टोटल डिवाइड में दोनों के एडिशन करो, तो जब दोनों के एडिशन करोगे तो आप ये क्या है, ये 2 एप्सिलॉन 0 A बाई D, इसमें भी है और इसमें भी है, कॉमन निकाल लो। तो हम निकाल लेंगे 2 एप्सिलॉन 0 A बाई D कॉमन, और अंदर एडिशन किसका हो रहा है, K1 प्लस K2 का। हाँ, K1 प्लस K2 का। K1 प्लस K2 का, ठीक है। अब यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये D के साथ कैंसिल हो गया, ये एप्सिलॉन 0 इसके साथ कैंसिल हो गया, A बोले तो इसके साथ कैंसिल हो गया, 2 बोले तो 2 के साथ कैंसिल हो गया। तो आपके पास बचा क्या, अब बचा है K1 K2 ऊपर 2 एप्सिलॉन 0 A बाई D K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। तो मेरे पास इक्वेशन क्या बची, CS इज इक्वल टू, सीरीज इज इक्वल टू 2 एप्सिलॉन 0 A बाय D, और यहाँ पे बचता है K1 K2 अपॉन K1 प्लस K2। ठीक है, ये वाली वैल्यू बचती है। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर द कॉम्बिनेशन। देखो सेकंड केस, पिछले केस में क्या था मालूम है, ये जो एरिया था ना, है ना, एरिया जो था ये कांस्टेंट था, दोनों के लिए सेम था, और D जो है डिस्ट्रीब्यूट हुआ था। आप क्या करेंगे इस एग्जांपल में, क्या करेंगे, पहले तो इसको सीधा ड्रॉ करेंगे। ये प्लस और ये माइनस। पहले क्या किया, ये एरिया A था जो कि दोनों कैपेसिटर के लिए कांस्टेंट था, और D जो है वो क्या हो रहा था, डिस्ट्रीब्यूट हो रहा था। अब हम क्या करने वाले हैं, देखो इसको D बोलने वाले हैं, और यहाँ बीच में से एक कैपेसिटर डालने वाले हैं, यहाँ बीच में से एक डाइलेक्ट्रिक डालने वाले हैं, जिसमें ऊपर की वैल्यू K1 है और नीचे की वैल्यू K2 है। ये प्लस और माइनस प्लेट है, ठीक है। एरिया बोले तो ये एरिया है। अब कौन डिवाइड हो रहा, तो हम बोलेंगे कि एक्चुअली D दोनों के लिए सेम है, लेकिन ये जो एरिया है ये एरिया A/2 है। अरे है कि नहीं बात सही, यहाँ तक कि A/2 का एरिया है ना ये। तो अगर मैं इसको लिखना चाहूँ कि यहाँ हुआ क्या, तो मैं इसको बोलूँगा कि ये दोनों पैरेलल में है। क्यों पैरेलल में, देखो ज़रा, C1 एंड C2, यहाँ दो कैपेसिटर है, ये C1 ये C2 है, अरे है कि नहीं, और ये C1 है। तो मैं बोलूँगा कि C1 एंड C2 आर इन पैरेलल, ये दोनों जो है ये पैरेलल में। क्यों पैरेलल में है, देखो इसकी पॉजिटिव प्लेट
इसकी पॉजिटिव प्लेट को कनेक्टेड है, इसकी नेगेटिव प्लेट इसकी नेगेटिव प्लेट को कनेक्टेड है, इसी को तो पैरेलल बोलते हैं, है ना। दोनों को स्प्लिट कर दो, दूर दूर कर दो, तो क्या हो जाएगा, माइनस माइनस जुड़े हुए प्लस प्लस जुड़े हुए, तो उसी को तो पैरेलल बोलते हैं। तो पैरेलल में क्या करते हैं हम, सी पैरेलल इज इक्वल टू क्या करते हैं, जस्ट ऐड देम, दोनों का एडिशन कर दो। तो मैं अगर दोनों को लिखूंगा पहले, तो C1 की वैल्यू क्या लिखी जाएगी मेरे पास, तो मैं C1 को लिखूंगा एप्सिलॉन 0a, ठीक है, K1 अपॉन डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, डी की वैल्यू तो डी रहेगी, लेकिन एरिया जो रहेगा वो कितना हो जाएगा, a/2, है ना, a/2 आ जाएगा। और दूसरे वाले कब देखेंगे तो एप्सिलॉन 0 a/2 और ये आ जाएगा K2 और डिवाइड बाय डी, है ना, डिवाइड बाय डी, ऐसा आ जाएगा इस तरह से। ये आपके पास में C2, तो Cp की वैल्यू कितनी हो गई बोलो जरा, Cp की वैल्यू दोनों का एडिशन कर दिया, एप्सिलॉन 0a डिवाइड बाय 2d कॉमन, और यहाँ पे क्या बचा अंदर, K1 जमा K2, अरे K1 जमा K2, इफ K1 जो है वो इक्वल होता है K2 के, K1 और K2 इक्वल होते हैं, तो 2 गेट्स कैंसिल और हमारा कैपेसिटर सादा कैपेसिटर बन जाता है, एप्सिलॉन 0 a/d, एकदम सिंपल कैपेसिटर बन जाता है अगर ये दोनों इक्वल हो जाए तो। यानी ये मीडियम भी एयर है, ये भी एयर है, ये लिक्विड है, ये लिक्विड है, ये कोई तो भी है, ये कोई तो भी है, ऐसा बोल के, तो सेम, जब तक कि सेम मीडियम रहेगा ये वैल्यू रहेगी आपके पास में। तो ये वाला फॉर्मूला याद कर लो इसके केस में, ये है पैरेलल कॉम्बिनेशन आपके पास में, है ना, ये था पैरेलल कॉम्बिनेशन। अच्छा, अब जब हमने ऐसे सर्किट सॉल्व करना शुरू कर दिया आसान आसान, तो उसने क्या करा, कॉम्बिनेशन बढ़ा दिया। कॉम्बिनेशन कैसे बढ़ा दिया उसने, देखो कॉम्बिनेशन उसने ऐसे बढ़ाया कि उसने बीच में एक ऐसा लाइन डाला, इधर K1 डाला डाइलेक्ट्रिक, और यहाँ पे भी 2 कर दिया पार्टीशन, यहाँ पे डाला K2 और यहाँ पे डाला K3, 3 हो गए। अब तो ये प्लस और ये माइनस हो गई प्लेट आपकी, और आपके पास में 3 डाइलेक्ट्रिक हो गए। तो अब यहाँ पे सबसे पहले ये नोट करो कि एक्चुअली क्या क्या डिस्ट्रीब्यूट हुआ। तो हम बोलेंगे यहाँ पे इसको एरिया बाय 2 मिला, है ना, इसको क्या मिला, एरिया डिवाइड बाय 2 मिला। अच्छा, इसको क्या मिला, इसको भी एरिया डिवाइड बाय 2 मिला। अच्छा, इसको क्या मिला, तो इसको d/2 की वैल्यू मिली, इसको क्या मिला, d/2 मिला, और इसको क्या मिला, पूरा d मिला। अरे है कि नहीं बात सही। कैपेसिटर कितने हुए, तो C1 C2 C3, कैसा कॉम्बिनेशन है, तो हम बोलेंगे कि ये है C1, ये है C1 और C2 और C3 का सीरीज कॉम्बिनेशन, है ना, C2 और C3 का सीरीज कॉम्बिनेशन इसके साथ पैरेलल में आएगा। तो मैं क्या करता हूँ, उसको यहाँ डाल देता हूँ, ये है आपका C2 और ये है C3, ये दोनों का सीरीज कॉम्बिनेशन हमारे कॉम्बिनेशन के साथ क्या में है, पैरेलल में। समझी बात आपको, C1 के साथ पैरेलल में कौन, C2 C3, देखो जरा C2 C3, ये दोनों का सीरीज और ये इसके साथ पैरेलल। अरे समझे, अब ये दोनों का सीरीज निकालो तो क्या बन जाएगा, ये ऐसा बन जाएगा। बस इसको CS बोलते, इसको C1 बोलते हैं, इसको A बोलते हैं, इसको B बोलते हैं, ठीक है, ऐसे सीख सकते हो आप यहाँ पे। तो यहाँ पे निकालने के लिए फिर क्या हो जाएगा, मैं अगर आपको इक्वेशन निकाल के बताऊँ तो आपको मैं इक्वेशन बताऊंगा, सबसे बाद में क्या है, पहले सीरीज है बाद में पैरेलल है, तो मैं लिखूंगा CP इज इक्वल्स टू, क्या हो जाएगा, पहले CS लिख देता हूँ सीरीज दोनों का, तो मैं लिखता हूँ CS इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, C2 C3 अपॉन C2 प्लस C3, है ना, ऐसे हो जाएगा। उसके बाद क्या करो, CS, ये दोनों का CS जो मिला ये हमारे साथ पैरेलल में, तो हम क्या करें फिर, देयरफॉर C पैरेलल इक्विवेलेंट भी वही है, इज इक्वल्स टू C1 प्लस CS, तो C1 प्लस CS बोल देंगे आप इसको। तो C1 की वैल्यू कितनी है, एप्सिलॉन 0a, मैं वैल्यूज डायरेक्ट लिख देता हूँ। C1 की वैल्यू कितनी है, C1 की वैल्यू है, ये देखो C1 है एप्सिलॉन 0 a/2, है ना, K1 अपॉन D, ऐसा हो जाता है। C1 की ये वैल्यू है, प्लस CS के अंदर में कौन है, C2 C3 अपॉन C3, तो इसकी वैल्यू कैसे लिखोगे, C2 C3, मतलब ये क्या हो जाएगा आपके पास में, देखो एप्सिलॉन 0a K2 बाय D/2 है ना, तो D/2 को कैसे लिखोगे, ये 2 ऊपर जाएगा, तो 2 ऊपर जाएगा बन जाएगा, यहाँ पे 2 ऊपर चला जाता है। अच्छा ठीक है, कर तो लो मल्टीप्लाई, एप्सिलॉन 0a K3 अपॉन D/2, है ना, और नीचे दोनों का एडिशन कर दो, दोनों का एडिशन बोले क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन 0a अपॉन D/2, ये कॉमन है, और अंदर क्या बच रहा, K3 प्लस K2 प्लस K3, है ना, तो यहाँ से ये दोनों D/2 के साथ, ये दोनों D/2 के साथ पूरे कैंसिल, तो आपके पास में क्या वैल्यू बच रही, यहाँ वैल्यू क्या बच रही है, एप्सिलॉन 0a
नीचे का 2 ऊपर चला गया, तो आप इसको ठीक है, इसको ऐसा बना दो K3/2 और ये आ जाएगा K2 प्लस K3, K2 प्लस K3, इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, तो ये वैल्यू आपके पास में आ चुकी है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो। आगे जाना है तो आप सॉल्व करो, आगे सॉल्व करना है तो आगे सॉल्व करो, दोनों का मिला के इसमें से जो जो कॉमन निकलते निकाल दो। तो इसमें से कॉमन निकलता है एप्सिलॉन 0a और डिवाइड बाय 2 d। उसके पास d नहीं है क्या? कहाँ गया उसका d? है ना उसके पास d? अरे राजा, d/2 है ना, वो 2 ऊपर जाता है उसका, यहाँ पे d आता है और 2 ऊपर जाता है उसका। ठीक है, ऐसा होता है। तो यहाँ से आप क्या करोगे, एप्सिलॉन 0a/d कॉमन, यहाँ क्या बचेगा, एप्सिलॉन 0a/d चला गया तो K1 2K1 बचा, 2K1 बचा, प्लस उधर क्या बचा 2K3/K2 प्लस K3, 2K3/K2 प्लस K3। देख लो ज़रा सा कैलकुलेशन इधर उधर हो रहा होगा तो, लेकिन आंसर तो यही आना चाहिए, ऐसा आता है कुछ तो भी। और सॉल्व करने का तो करते बैठो, लेकिन अपने को कोई इंटरेस्ट नहीं इसको सॉल्व करने में इससे आगे। ठीक है, लेकिन ये वैल्यू होती है, ये याद रख लो बस। ठीक है, कौन कैसा कनेक्ट किया जा रहा है और उसके अंदर के इक्विवेलेंट की वैल्यू क्या होती है। जनरल फॉर्मूला इसका लिख के बता दूं क्या? तो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, C इज इक्वल टू A एप्सिलॉन 0 K इक्विवेलेंट अपॉन D। बस अब के इक्विवेलेंट निकालो, जहां जहां से के इक्विवेलेंट निकलेगा वहां वहां आप वैल्यू पुट कर सकते हो। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है देखो कि ये इसको भी डबल स्प्लिट कर दे, 1 और 2 है ना, 2 में डाल दे उसको, तो इस तरह से और कुछ भी बहुत सारी चीजें हो सकती है। ठीक है, बहुत सारे कॉम्बिनेशन पॉसिबल है। तो इतना याद रखो, नेक्स्ट लेक्चर में हम सिर्फ इसके न्यूमेरिकल देखते हैं। ठीक है।